अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश निसार। जैसा कि आप जानते हैं कि खबर के साथ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम उन मसाइल को सामने लेकर आते हैं जिनका आम आदमी की ज़िंदगी से ताल्लुक़ है, आम आदमी के मसाइल पे हम बात करते हैं। आज हमारे पास जो खबर है वो मुतालिका है उन रोज़मर्रा चीज़ों से जो हम हमारे बच्चे रूटीन में खाते हैं। हम बात करने जा रहे हैं आइसक्रीम की। जैसे कि आम आदमी जानता है कि आइसक्रीम दूध और क्रीम से मिलकर बनती है, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में जहां पानी प्योर नहीं है, दूध प्योर नहीं है, गोश्त, अंडे, खाने की चीज़ें, आटा, जिस चीज़ की भी बात कर लें उसमें इम्प्योरिटी का जो रेशो है बहुत ज़्यादा है। अनहाइजीनिक चीज़ें बन रही हैं, गैर सेहतबख्श चीज़ें बन रही हैं सोसाइटी में, जो कि हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं। बात करेंगे आइसक्रीम की जनाब, और ये एक इम्प्योर आइसक्रीम है जो कि शालीमार में ये फैक्ट्री थी जिसे कि सील किया गया है और यहाँ पर जानवरों की चर्बी से आइसक्रीम बनाई जाती है। स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं फरजाना अब्बा, तज्जियाकार हैं, मोहसिन भट्टी साहब हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं, और तारिक पीरज़ादा साहब तज्जियाकार हमारे साथ हैं, और राफिया हैदर डायरेक्टर ऑपरेशंस फूड अथॉरिटी पंजाब हैं। आप सबको बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में। और राफिया हैदर साहिबा हमारे साथ हैं, डायरेक्टर ऑपरेशन है फूड अथॉरिटी पंजाब। हमारे राफिया, आप को बहुत बहुत खुशामदीद सबसे पहले तो, और आपके वक्त के लिए शुक्रिया। आप क्या समझती हैं इम्प्योर चीज़ें सोसाइटी में जिस तरह से मिल रही हैं, और हम आज आइसक्रीम की बात करें, ये एक ऐसी कंपनी थी जो कि केटरिंग शॉप्स को, रेस्टोरेंट्स को, शादी हॉल्स को आइसक्रीम सप्लाई करती थी, यानी बड़े पैमाने पे ये काम किया जा रहा था और मुज़र सेहत अज्जा को मिला के आइसक्रीम बन रही थी। जी देखिए, पहले तो उधर कोई रेगुलेटरी रजीम नहीं थी, तो अब इनको हम आहिस्ता आहिस्ता जो है इनको अपने लूप में ले रहे हैं, और जहाँ जहाँ ये इशूज पाए जाते हैं उनको डिटेक्ट करके उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, आप क्या समझती हैं, आपका तो यकीनन ये रूटीन का काम है, ऑपरेशंस इस तरह के किए जाते हैं, छापे मारे जाते हैं, जितने तवातुर से आप समझती हैं कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या वो असर हैं या फिर ज़्यादा तेज़ी से कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है? लेकिन हमने अपने ऑपरेशंस को अभी इक्विप किया है कि विजिलेंस सेल के साथ जहाँ जहाँ हमारे रूटीन की कार्रवाई के अलावा भी जो इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है वो विजिलेंस वाले उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और उसमें तेजी भी आई है हमारी कार्रवाई में। तो इसको हम वक्त के साथ साथ कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसमें बेहतरी नजर भी आएगी आपको। मोहसिन भट्टी साहब हमारे साथ हैं, राफिया आप भी मौजूद रहिएगा हमारे साथ। मोहसिन, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से इम्प्योर चीज़ें, अनहाइजीनिक चीज़ें सोसाइटी में आ रही हैं, और बदकिस्मती ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारी बुनियादी ज़रूरियात में से भी है वो भी महफूज नहीं है? देखिए महविश, सबसे पहली चीज़ तो मैं पंजाब फूड अथॉरिटी को मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रैकेट है जो लोग ये काम कर रहे हैं। ये लोग हमारी ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। अब ये जानवरों की जो चर्बी मिलाई जा रही है, इसमें अभी तो लेबॉर्ट्री एनालिसिस आएंगे तो पता चलेगा कि क्या आया ये हलाल जानवरों की थी या खुदा ना खास्ता हराम जानवरों की चर्बी थी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे रैकेट भी पाए जा रहे हैं जो इन हराम जानवरों की चर्बी से कुकिंग ऑयल भी बना रहे थे। तो अब ये वाली चीज़ अभी आइडेंटिफाई होगी। उसके अलावा ये है कि यहाँ पे लोगों का ज़मीर मर गया है। लोग अब दिन रात वो इतनी तेज़ी से वो तरक्की करना चाह रहे हैं, और उसके लिए वो कोई ये रास्ता नहीं देखते हैं कि ये जायज़ है या नाजायज़ है। उन्हें सिर्फ पैसा कमाने की हवस है। ये नहीं सोचते हैं कि कल को ये चीज़ें उनकी अपनी फैमिली में भी कोई कंज्यूम कर रहा होगा, उनका अपना भी कोई कंज्यूम कर रहा होगा। तो हम लोग सिर्फ पैसे के लिए ना देखें, ये ना देखें कि एक चीज़ में तो हम खुद ताजर हैं, खुद मैन्युफैक्चरर हैं, जबकि 100 चीज़ें हमें खुद बाजार से लेनी है। अगर हमको ऐसी चीज़ें बनाएंगे तो कल को बाकी 99 चीज़ें हमारे घर में भी वैसी ही इम्प्योर आ रही होंगी। तो ये मुझे खुशी है कि पंजाब फूड अथॉरिटी ये काम कर रही है, और मैं बाकी सूबों को भी ये उनकी जो इंतज़ामिया है उनको भी ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पर भी पंजाब फूड अथॉरिटी तर्ज के इदारे बनने चाहिए, वहाँ पर भी ये काम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। जो यहाँ पे चीजें पकड़ी जा रही हैं वहाँ पे भी यही सारी हरकतें हो रही हैं, लेकिन पकड़ने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तारिक पीरज़ादा साहब हैं जी हमारे साथ। तारिक पीरज़ादा साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह से पंजाब फूड अथॉरिटी अपना काम कर रही है, कार्रवाइयाँ की जाती हैं, छापे मारे जाते हैं, ऐसी फैक्ट्रियों को, ऐसी जगहों को सील कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि ये माफिया शायद ज़्यादा मजबूत है, या इनका नेटवर्क कितना फैल चुका है। इन वाकयात में कमी नहीं आती, कोई ना कोई हमारे सामने ऐसा बदकिस्मती से वाकया आ जाता है जिसमें कोई ना कोई इम्प्योर और अनहाइजेनिक चीज पकड़ी जाती है। मुझे बड़ी खुशी होगी ये जानकर अगर पंजाब फूड अथॉरिटी मुझे ये बता सके कि 12 करोड़ के सूबे में
उन्होंने कितने हजार मकामात पर पिछले 3 महीने में छापे मारे या कितने 100 मकामात पर मारे और कितने लोगों को पकड़ा गया, कितने लोगों को अदालत ले जाया गया और कितने लोगों को सजाएं दिलवाई गई। ये 3-4 मरहले हैं। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, देखें ये जो बाकी सूबों में भी 1-1, 2-2 वाकयात पता लगते रहते हैं कि फलां जगह तेल पकड़ा गया, फलां जगह ये हुआ, वो हुआ, लेकिन मजमूई तौर पर सारे सूबों में जब मिलावट का जिक्र आएगा, आलूदगी से भरी हुई चीज़ों का जिक्र आएगा, तो वहाँ पर तमाम मुल्क की सूबाई हुकूमतें नाकाम नजर आती हैं, क्योंकि तमाम जोर सियासत पर है, तमाम जोर पानामा लीग से अपने आप को बचाने पर है, तमाम जोर जो है उसे क्या कहते हैं मुखालफिन की सियासत या मुखालफिन की तरफ से इनके खिलाफ सियासत के ऊपर है, और मुल्क के अवाम की जो सेहत है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ महवश, वो बड़ी बुनियादी बात है। कत्ल करने के 3-4 तरीके, 5-10 तरीके होते हैं। उनमें से सबसे अहम तरीका किसी शख्स को गोली मार देना है या किसी खंजर से या चाकू से कत्ल कर देना है। दूसरा तरीका उसको जहर दे देना है। जहर तो एक वो है जो हमें तारीख में हमने पढ़ा है और हम जानते हैं कि जी फलां जानवर से आता है, एक सांप काट गया। लेकिन जहर की सबसे बदतरीन शक्ल जिससे इंसान मर रहे हैं और बीमारियों का शिकार होकर मर रहे हैं, वो मिलावट आमेज चीजों की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझा मेज़बान जनाब फाजिल राऊ साहब, गडींदल मुझा सीनियर दोस्तों कायम अली शाह साहब, खोड़ो साहब, पिंडाल में वेठल अवाम, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो, जिए फाजिल राऊ। मेरे दोस्तों, आज मैंने आपसे फाजिल राऊ की धरती पे खड़े होके ये बात करनी है कि तब गरीब का क्या आलम था और अब आज गरीब का क्या आलम है। अभी मैं रास्ते में देखता आया हूँ और हमेशा देखता रहता हूँ, और शायर ने सही पहचाना, और नहीं तो कम से कम प्यार तो देता हूँ। और यही जादू है जो दोस्त मेरा जादू समझते हैं, वो प्यार का जादू है। प्यार दे सकता हूँ, हर जगह जा सकता, प्यार ले सकता हूँ। ये भी मेरे मौला का करम है कि उसने मुझे ये नवाजा है। जहाँ गया हूँ पाकिस्तान में, वहाँ मुझे प्यार मिला है, भुट्टो साहब की बात मिली है, और यहाँ शहीद फाजिल राऊ की बात हो रही है। तो उनके साथ मेरे पुराने मरासिम थे, मेरे वालिद के दोस्त थे, मीर अली बख्श खान के भी दोस्त थे। बीबी साहिबा ने भी मुझे बताया था जब वो यहाँ आई थी वो वाकया, और वो वाकया भी मुझे राऊ साहब ने बताया कि जब बीबी साहिबा भी जेल में थी सखर में, और फाजिल राऊ साहब भी जेल में थे सखर में, तो इनने उनको बर्फ़ की कुछ सिलें भेजी। तो बीबी ने कहा कि आपकी मेहरबानी हाजी साहब, मगर ये मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, मैं अपने इम्तिहान में फेल होना नहीं चाहती, इसलिए मैं आपको ये वापस कर रही। तो उस बीबी की क्या शान, उसकी क्या बहादुरी कि वो औरत होके 24 साल की उम्र में सखर जेल काटती हैं। और उस जेल में मुझे भी पता है, आपको पता है, हमने सब जेल देखे हैं। 50 डिग्री में तो मैं रहता हूँ नवाबशाह में, जहाँ 50 डिग्री होता है।
और अब मियाँ साहब चाहता है कि ना हम अपनी हाइडल बिजली बना सकें, ना हम अपने हवा पे बिजली बना सकें, और ना ही हमारी गैस हमारे पास हो। मियाँ को क्यों इंसान से, इस धरती से नहीं, इंसान जात से क्यों नफरत है, मुझे समझ नहीं आती। इन गरीबों से क्यों उसे प्यार नहीं हो सकता, मुझे समझ नहीं आती। वो शेर तो खैर शेर होगा कागजी, वो बल्ला तो होगा को देसी, जो बल्ला समझ नहीं सकता कि इन गरीबों को क्या चाहिए। मगर मेरा दिल तो दुखता है, मेरा दिल समझता है कि इन गरीबों को हर चीज़ चाहिए। वो जो भुट्टो साहब ने कहा था रोटी कपड़ा मकान, वो आज तक ज़रूरी है, आज तक ज़रूरत है। इसलिए हमने बीबी कार्ड बनवाने दौर में बीबी कार्ड बने और हर उस जगह पहुंचे। मैं मलाकंड में था तो वहां मुझे बीबी कार्ड का जिक्र हुआ, स्वात में गया तो वहां बीबी कार्ड का जिक्र हुआ, थर में आएंगे तो वहां बीबी कार्ड का जिक्र होगा। और इस दफा हमने प्रोग्राम बनाया है कि इंशाल्लाह बीबी कार्ड को डबल करके हर गरीब को देंगे। और मैंने सीएम साहब से ये भी अर्ज की है कि काठौर में मैंने एक डैम बनाया है, उसकी ज़मीनें जो हैं वो भी गरीबों को, मिस्कीनों को, औरतों को, वहाँ की औरतों को 50-50 एकड़ 25-25 एकड़ करके वो फ्री स्प्रिंकलर उसमें लगा के फिर उसको बांटें। यह ज़मीनों पे हक आपका है, ये घरों पे हक आपका है, हर चीज़ आपकी है। हमारा काम है कि मैं आपको बना के दूं, करके दूं। काफ़ी जगह हमने आपको शुरू किया है सिलसिला नहरों को पक्का करने का। इंशाल्लाह आइंदा अगले दौर में मैं आपको और भी नहरें सारी पक्की करके दूंगा ताकि नीचे आपके पास पानी पहुंच सके और नीचे आबादी हो सके। जो रूरल इकॉनमी है, जो गांव की इकॉनमी है, मियाँ साहब ने उसका कभी सोचा ही नहीं है। उसको ये नहीं समझ आती कि 70% आदमी, 70% पाकिस्तान का इंसान जो है वो रूरल इकॉनमी पे बेस करता है। चाहे वो लाहौर में रहता हो, पिंडी में रहता हो, हैदराबाद में रहता हो, सक्खर में रहता हो, मगर उसका बेस जो है रूरल इकॉनमी से उठता है। इसको ये बात समझ ही नहीं आती। ये सवाए अपने रिश्तेदारों के, अपने जितने भी इनने सी पैक में प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो इक्विटी पे 18% रिटर्न दे रहे हैं और ये सारे प्रोजेक्ट्स इनके अपने हैं, कोई प्रोजेक्ट किसी और का नहीं है। हालांकि इनको सी पैक का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। सी पैक बलूचिस्तान के लिए और केपीके के लिए, उनके लिए बनाया गया है जहाँ इनसिक्योरिटी है, जहाँ अगर हमने नहीं ओनरशिप ली, अगर हमने लोगों को अपना नहीं किया तो पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। मगर इनको पाकिस्तान का नुकसान हो या ना हो, इनको अपने नफ़े और नुकसान की बात समझ आती है। तो मैं आज भी कहता हूँ कि मियाँ साहब अब तो जजों ने कह दिया है, अब जिसे कहते हैं कि अब आपको जाना पड़ेगा, चाहे आज जाएं, 15 दिन बाद जाएं, 2 महीने बाद जाएं, 3 महीने बाद जाएं। मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं। आप मार्च का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि मार्च में आप सेनेट ले सकें। आप फिक्र न करें, मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूंगा, इतने आप कंफर्टेबल ना हो। पहले भी मैंने आपसे सेनेट लिया है और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आपसे सेनेट हम लेंगे। हम सेनेट में आपका मुकाबला करेंगे। फिर मेरे मौला ने चाहा तो सेनेट भी आपसे लेंगे और नेशनल असेंबली भी रहेंगे और इंशाल्लाह फिर राज करेगी अवाम, फिर राज करेगी पाकिस्तान की अवाम। ये अवाम का मुल्क है, ये इनका हक है। और मेरे दोस्त जो अंदर नहीं आ सके हैं, मैंने राहु साहब से कहा था कि बड़ा जलसा कर दें, लोगों को आने दें, पर इन्हें का असर गर्मी बहुत है, दूसरी दफ़ा चलें। मगर उनके आने का बहुत शुक्रिया। मेरे भाई जो दोस्त बाहर खड़े हैं
उनके लिए मैं कहूँगा कि आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी मेहरबानी, इसलिए कि आप गर्मी में खड़े हो। मैं तो फिर भी कुछ बेहतर मौसम में हूँ, और यहाँ अंदर बैठे वाले दोस्त भी हालांकि गर्मी में हैं मगर कुछ कम गर्मी में हैं। मगर हम माड़ूड़े, हम सिंधु धरती के लोग, हम गर्मी के लिए बने हुए हैं। ये गर्मी हमारे साथ की है। हमारी माँओं ने हमें मेट से नहलाया है बचपन से, तो हम जानते हैं धरती को। हम इस गर्मी सर्दी हर चीज में खड़े रहना जानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़े रहना जानती है। इंशाअल्लाह पंजाब में भी इस दफ़ा मैं आपको हुकूमत बना के दूंगा। पहली दफ़ा है कि मैं वहाँ निकला हूँ, और इतना ज़बरदस्त KPK में और पंजाब में रिस्पांस है पार्टी को जो कहीं नहीं। और अब मैं बलूचिस्तान जाऊंगा, बलूचिस्तान में भी बड़ी आवाज़ आ रही है, और हर जगह मुझे दिल से आवाज़ आ रही है। उनके दिल टूटे हुए हैं जो मुझे बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़रदारी साहब आओ, हमारे पर रहम करवाओ। ये मियाँ को नज़र नहीं आ रहा, उनको समझ नहीं आ रही। तो मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह की तरह हमेशा दोबारा मिलने की दुआ के साथ आपके साथ रहेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद, जिए भुट्टो। तुझे देखा तो जाना, तेरी जरूरत को माना। तुझे देखा तो जाना, तेरी जरूरत को माना। सब करते तुझे सलाम है, एक नहीं लखवारी। आसिफ अली सरदारी, आसिफ अली सरदारी, आसिफ अली सरदारी, वेलकम सरदारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बदीन में ताकत का मुजाहिरा कर रहे थे, जलसे से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि मेरे दोस्त जो जादू समझते हैं, प्यार ही मेरा जादू है। पाकिस्तान में जहां गया वहां प्यार मिला। न्यूज़, बाखबर 24 घंटे। खूबसूरती, तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे।
हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं राफिया हैदर, तारिक पीरजादा साहब, मोहसिन भट्टी साहब और फरजाना अरशद साहिबा। फरजाना साहिबा, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले इम्प्योर चीज़ों की, मिलावट शुदा चीज़ों की, जो कि हमारी बुनियादी खुराक का हिस्सा हैं, बेसिक जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनका हिस्सा हैं, और हम सभी तकरीबन हमारी 90% आबादी जो है इन चीज़ों को इस्तेमाल करिए। आप क्या समझती हैं हमारे मुल्क में बच्चे, खासकर छोटे बच्चे जो हैं, पहले ही वो बेचारे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, और जो ग़िज़ा उनके तक पहुँच रही है वो भी इतनी इम्प्योर है, इतनी नाकिस है, उससे उनकी सेहत पे, जिस्मानी नशोनुमा पे क्या असर पड़ेगा? कैसी कौम बनने जा रही है? महविश, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। सबसे पहले तो हमारी सारी आबादी कमोपेश जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, और दूसरा जो ग़िज़ा मिल भी रही है वो भी इस तरह की मिलावट, जिसमें देखें आप स्टार्ट लें, दूध एक बुनियादी अंसर है हमारी ग़िज़ा का, बड़े भी चाय पीते हैं, बच्चों के लिए आपको पता है एसेंशियल है। दूध जो हम लेते हैं, एक तो ये है कि जाली दूध बहुत ज़्यादा है, दूसरा जो लोग मतलब भैंस या गाय का दूध कहीं ना कहीं से मंगवाते हैं वो भी आपको पता है इंजेक्शन लगने के बाद दिया जाता है, और वो इंजेक्शन जो है वो टाइप ऑफ पॉइजन है। मतलब ये एक चीज़ है। इसके साथ साथ अगर आप देखें, मिर्चों से, नमक से शुरू हो जाएं, हर चीज़ के अंदर मिलावट है। ये जो पंजाब फूड अथॉरिटी की बात हो रही थी, और अभी जिस तरह भट्टी साहब बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट के कुछ इस स्टेप को हम थोड़ा सा ज़ाहिर कदर की निगाह से भी देखते हैं कि पिछले कुछ अरसा में, चंद सालों में काफ़ी पंजाब फूड अथॉरिटी जो है मुतहरक हुई है, लेकिन मैं समझती हूँ सिर्फ लाहौर में नहीं। देखिए रिमोट एरियाज़ में, दूर दराज छोटे शहरों में, कस्बों में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहाँ पे जाके इसी तरह के वहाँ पे विजिट किए जाएँ और एक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाएँ, लोगों को बताया जाए कि अगर आपने मतलब ये है कि मिलावट शुदा आपकी कोई चीज़ पकड़ी गई तो आपका वो कारोबार ठप हो जाएगा। देखें, जब तक आपने डराया नहीं, जब तक आपने लोगों को सजाएं नहीं दी, जब तक आपने ये जो फाइन करते हैं
इसकी मद को बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं दिया, इस वक्त तक लोगों के अंदर वो डर नहीं आएगा। ये डर जो है, यही चीज जो है मैं समझती हूं इसी से साहब हमारे साथ हैं, फरजाना साहिबा डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ऑपरेशन फूड अथॉरिटी की, उनसे बात कर लेते हैं। राफिद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी फरजाना अरशद साहिबा की भी, तारिक पीरजादा साहब की भी, और सवाल हमारा आपसे ये है कि वाकई सजाएं, जुर्माने किए जाने चाहिए ऐसे लोगों को ताकि उनमें खौफ पैदा हो। और पंजाब फूड अथॉरिटी ने अभी तक कितने मुकामात पर ये छापे मारे हैं, ये रेड्स किए हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और वो लोग अदालत तक पहुंचे? देखिए, इसमें जी पहले हम कंटेन थे अभी लाहौर तक। इसमें जब हम अभी 5 जिलों में अब ऑपरेट कर रहे हैं, इसमें ऑन एवरेज अगर हम देखें तो 3 से 4 हज़ार प्रेमिसेस को इंस्पेक्ट किया गया है पर डिस्ट्रिक्ट। इसमें फर्स्ट टाइम विजिट की मैं खाली बात कर रही हूँ, फॉलो अप विजिट नहीं हो रही। दिस इज वुड बी अराउंड 12,000 15,000 के करीब हैं कि हमने पर डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन किए विद इन दीज 3 मंथ्स। इसमें अगर आप एडल्ट्रेशन स्पेसिफिक देखते हैं तो वो 800 से 1000 पिन पॉइंटेड एफर्ट्स है कि जो एडल्ट्रेशन को ही पिन पॉइंट करके उनको टारगेट किया गया था, और इसमें कार्रवाई में उसको मौके पे बंद भी किया जाता है प्रेमिसेस को, और FIR वगैरह भी लॉन्च की जाती है डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ एडल्ट्रेशन, कि उसका ऑफेंस कितना बनता है। तो ये बाकी जो बात रहती है कि जी हम बाहर कस्बों में भी जाएं, रूरल एरियाज में भी जाएं, इन 5 अजला में तो इस वक्त हम मौजूद है। जून जुलाई 17 और अजला में इस वक्त हम प्रोसेस में है रिक्रूटमेंट के, प्रोक्योरमेंट के, सारा कुछ। तो दिस वुड बी 22 डिस्ट्रिक्ट्स, और अगले इस दिसंबर तक हम लोग पूरे इंशाल्लाह सूबे में इधर फॉल होंगे और इसके अंदर पूरा कवरेज हम कर लेंगे पंजाब को। बहुत शुक्रिया। राफिया हैदर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। मोहसिन भट्टी साहब, आपसे मैं बात करती हूँ। उनका कहना है कि दिसंबर तक हम पूरे में दायराकार बढ़ा देंगे ऑपरेशंस का। आप क्या समझते हैं, जैसे अभी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छा कदम है कि अकाउंटेबिलिटी हो ऐसे लोगों की। जैसे कि फरजाना साहिबा ने कहा कि सजाएं सख्त होनी चाहिए, और अगर हम अपने मजहब को भी देखें तो सजा का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में भी वो यही है कि दूसरों के लिए वो एक मिसाल बन जाए, ताकि वो जो गलत काम कर रहे हैं, गलत रास्ते पे हैं, वो उसे खुद ही वापस आए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं महविश आप, कि अगर हम आज से कुछ अर्सा पीछे चल जाएं तो आपको याद होगा कि जब पंजाब फूड अथॉरिटी नहीं थी तो यहाँ पे सज़ा होती थी 500 रुपया जुर्माना, ठीक, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा जुर्माना कर दिया तो उसको 3000 रुपये जुर्माना कर दिया, सीलिंग भी नहीं हुआ करती थी। अब ये है कि जब पंजाब फूड अथॉरिटी आई तो जुर्माने की शरह बढ़ा के 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए तक कर दी, और अब उसको बढ़ा के 1 करोड़ तक उसकी लिमिट कर दी गई है। फिर इसके अलावा अब इनको गिरफ्तार भी किया जाता है। जब गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास पैसा इतना वाफर है, वो कहते हैं कि पैसे दे दें, आप जुर्माना भर दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर गिरफ्तार होंगे, अगर उनको सज़ा मिलेगी तो उससे इम्पैक्ट आएगा। फिर ये है कि इनको जब हम उसको मीडिया पे चला देते हैं, जैसे आज आपका ये प्रोग्राम है, आपने इस ब्रांड को आज एक्सपोज कर दिया है, तो इसको जो भी आज ये प्रोग्राम देख रहा है वो इसको जब कंज्यूम नहीं करेगा, जब इनका सोशल बाइकाट होगा, जब इनको लोग इनका इस्तेमाल करना तर्क कर देंगे, तो वो सबसे बड़ा थ्रेट होगा। तो इसलिए ये सारे टूल्स साइमल्टेनियसली चलने चाहिए, सख्त सजाएं, उसके अलावा जुर्माने, फिर इसकी सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर तशहीर, ताकि हर तरफ से इन पे प्रेशर आए और ये लोग इस मजमूम धंधे से बाज आए। तारिक पीरजादा साहब, आप क्या समझते हैं, जैसे कि मोहसिन भट्टी साहब ने भी कहा और राफिया हैदर साहबा ने भी कहा, उनका कहना था कि हम दिसंबर तक पूरे पंजाब में ये दायराकार बढ़ा देंगे छापों का और लोगों को सजाएं देने का। जिस तरह से हमारा मुल्क, हमारे बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, और जो ग़िज़ा हम उन्हें दे भी रहे हैं वो भी नाक़िस है, मायार से गिरी हुई है, एक कमज़ोर, लागर और बीमार कौम बनाने जा रहे हैं हम इन्हें। बहस शुरू हुई तो हम लोगों ने घर से डर की वजह से, खौफ की वजह से एक फ़ोन किया ओलपर कंपनी को, बैठा हुआ था, उसने कहा जी मैं आपको पता करके जवाब देता हूँ। उसके बाद उसने टेलीफोन जो है किसी और को मुंतकिल कर दिया। उसके बाद जो इसको मुंतकिल किया गया वो कहता है जी हम आपके पास दोबारा आपको फ़ोन करेंगे तमाम मालूमात इकट्ठी करके। ये जिस कंपनी के अंदर ये दूध बन रहा है ये उसके अंदर से आया हुआ एक जवाब था। अच्छा, ये तो मैं हूँ जिसने फ़ोन कर लिया, इस मुल्क के 12 करोड़ लोग तो फ़ोन नहीं करते, ना कर सकते हैं। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फूड अथॉरिटी जिसका जिक्र किया कि दिसंबर तक ये तमाम 12 करोड़ लोगों के इलाकों में जनाब नजर रखने में कामयाब हो जाएंगे, मुझे एक बात बताएं कि पिछले 4 साल के अंदर इन्होंने इक़दाम कब शुरू किए और किन किन मराइल से इनकी कोशिशें गुजरी और इनकी कामयाबियों का तनासुब क्या है।
तो ये पिछले 3 महीने के मुतालिक तो उन्होंने कहा कि हमने 12,000 कर दिए और ये कर दिया, लेकिन सिर्फ 5 इजला का जिक्र किया है। हम फर्ज कर लेते हैं कि उनका ये बयान दुरुस्त है, बाकी इजला का क्या बनेगा और बाकी 11 करोड़ लोगों का क्या बनेगा, और उसके लिए जो 4 साल ज़ाया हो चुके हैं उनकी तलाफी कैसे होगी। इलेक्शन आने वाला है, पानामा लीक के मसले पे आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि इस क्या इनके नामजद लोगों को उन्होंने बाहर उठाकर फेंक दिया है। हुकूमत पर ना अदालतों का एतबार है ना लोगों का एतबार है, तो इनके अगर सही इकदाम भी अब आएंगे तो हुकूमत एतमाद को इतने मजमूई अंदाज में, भरपूर अंदाज में खो चुकी है कि सही इकदाम को भी शक की नज़र से देखा जाएगा। मेरी दुआ है कि ये लोग काम करें और लोग इनके काम की तहसीन कर सकें, लेकिन ऐसा होता हुआ अमलन 4 साल के पस मंजर में तो नजर नहीं आ रहा है। सही। फरजाना अर्शद साहिबा, जैसा कि तारिक पीरजादा साहब ने भी फरमाया, आप क्या समझती हैं, जैसे ये दूध की कंपनियां हैं और ये इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं कि अगर सब जानते हैं और हम सब जानते हैं बात कि इम्प्योर दूध बन रहा है, इम्प्योर आटा बन रहा है, लेकिन वो अपने अंदर एक माफिया बन चुके हैं और आप उनको हिलाना, उनकी अकाउंटेबिलिटी करना क्या इतना आसान है अब हमारे लिए? देखिए, आसान तो नहीं होगा, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए जाएंगे तो देखें ऐसे लोग बड़े कोवर्ड होते हैं, बड़े बुज़दिल होते हैं। जब आप एक गैर कानूनी काम कर रहे होते हैं, जब आप इस किस्म का जहर मार्केट को सप्लाई कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर कोई कर्ज और हौसला नहीं होता। बेशक ये बड़े माफिया ही सही, लेकिन चूंकि ये यकीनी तौर पे हर लिहाज से गैर कानूनी हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए सख्त सजाएं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत फ़र्क पड़ेगा, जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया कि अगर इनके लिए सजाएं जो हैं वो सख्त की जाएं, इनको अरेस्ट होना चाहिए, एट फर्स्ट हैंड इनको अरेस्ट होना चाहिए, फ़ाइन की बजाय पनिशमेंट्स की तरफ जाएं, बाद में हैवी फाइन्स भी किए जाएं, तो यकीनी तौर पे जब आप अक्रॉस द बोर्ड इस किस्म के स्टेप्स लेना शुरू करेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो आपने बात की है कि जाली दूध बनने की, तो देखें ऐसे कई मार्केट में दूध अवेलेबल है जिनके ऊपर लिखा हुआ है कि वो डेयरी के नहीं है, मतलब ये कि वो कोई केमिकल्स हैं या वो टी वाइटनर के तौर पर उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो ये टी वाइटनर का मतलब क्या है कि ये आपके ब्लड प्रेशर और शुगर का बायस बनने वाली चीज़ें हैं जो आपको चंद महीनों में बीमार कर देंगी। तो ये वो चीज़ें हैं मैं समझती हूँ जिनके मुतालिक जिस तरह अभी बात भी हो रही थी कि गवर्नमेंट शायद इतनी मुतहरिक नहीं है, लेकिन देखें मैं समझती हूँ कि ठीक है गवर्नमेंट्स पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी स्ट्रांग नहीं रही हैं या बड़े मेजर स्टेप्स नहीं लिए गए हैं हिस्ट्री में, लेकिन ये कि अगर कुछ लिए जा रहे हैं तो उनको थोड़ा बहुत अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और मेरे ख्याल में इस हवाले से यकीनी तौर पर एक इंकरेजमेंट के साथ साथ ये बताना भी ज़रूरी है, आईना दिखाना भी ज़रूरी है कि अभी बहुत काम करना बाकी है। तो इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट नहीं, बाकी सारों सूबों के हवाले से मैं समझती हूँ कि वहाँ पे भी इस तरह फूड कंट्रोल जो है वो इस सिलसिले में इदारे बनने चाहिए, उनको काम करना चाहिए, इदारे बनने चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहसिन भट्टी साहब साथ थे। ब्रेक का वक्त हो रहा है नाज़रीन यहाँ पे, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब और मार नहीं प्यार। लेकिन देखा जाए तो इस ये पढ़ाया कैसे जा रहा है कि अब बच्चों से पहले असातिज़ा को पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है हमें। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है।
लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने में? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। बना ले स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पर लाके छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन एमालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट
न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट वाले से ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाकया कैसे और क्यों पेश आया। जी आप बताइएगा। जी छुट्टी करवाई सी बीमारी की वजह नाल ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਨੀਲ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ ਨੇ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨ। जी आपका क्या कहना है? मिर्जा साहब ने मैंने बहुत मारा। क्यों मारा? मैं छुट्टी की थी। जैसा कि आपने सुना कि बच्चे और उसके वालिद का कहना है कि बच्चे ने स्कूल से छुट्टी की थी और जब ये स्कूल पहुंचा तो उस प्रिंसिपल ने इस पर तशद्दुद किया है। बच्चा सो नहीं पा रहा और हमने दरख्वास्त दे दिया थाने में। हमारा वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की जो इस बच्चे से और उसके वालिद से की है हमारे रिपोर्टर यूसुफ ने। तारिक पीरज़ादा साहब हमारे साथ हैं। तारिक पीरज़ादा साहब, आप क्या समझते हैं, एक 8 साल के बच्चा है, छोटा सा, दूसरी जमात में वो पढ़ता है, एक छुट्टी करने पे या चले एक से ज़्यादा छुट्टियां भी की हों तो क्या एक टीचर जो कि उस्ताद है, पढ़ा लिखा शख्स है, बाशऊर है, क्या उसका बनता है वो हक बजानिब है कि पूरी तरह से उसको टॉर्चर करे कि बच्चा अस्पताल पहुंच जाए? पहली तो बात है कि जहाँ तक छुट्टी करने का मसला है तो वो तो या वालिदैन ने छुट्टी कराई होगी या उनके इमाम पर छुट्टी हुई होगी, तो उसको जो पहला काम करना चाहिए था, और चूँकि उन इलाकों के असातिज़ा में शायद शऊर की कमी होगी, मैं दावे से सबके लिए तो नहीं कह सकता। ये हकीकत है कि तमाम तर जिम्मेदारी तो वालिदैन की थी कि अगर बच्चा स्कूल नहीं आया है उस दिन, चुनांचे उसकी जो गिरफ्त जिस शख्स की होनी चाहिए थी उसके वालिदैन की होनी चाहिए थी। उन्हें स्कूल बुलाया जाता, बताया जाता कि बच्चे का एक दिन का नुकसान जो है वो नामहदूद नुकसान होता है, तो अपनी क्लास में पीछे रह सकता है, ज़हनी तौर पर पीछे रह सकता है। चुनांचे वो जो जिस शऊर और इदराक की और तरबियत की ज़रूरत उस उस्ताद को है, वो इस इलाकों में, जैसे कि आप इशारतन अभी फरमा रही थी, वो उनको मैसर नहीं है। वो रवायती तरीका इस्लाह जिसमें मारपीट के और तशद्दुद के तरीके शामिल हैं, जो तारीख़ी तौर पर शामिल रहे हैं। और मेरी उम्र 65 साल है, हम भी तशद्दुद के कुछ न कुछ तजुर्बात से गुजरे हुए लोग हैं अपने बचपन में। तो मैं इस तजुर्बे में अपने आप को ज़हनी तौर पर शरीक समझते हुए कहता हूँ कि यकीनन देहात के अंदर और शहरों के अंदर ज़रा सी बेहतर हो गई है सूरत हाल, तो बड़ी मेहरबानी है वक्त की कहना चाहिए। हुक्मरानों ने तो कोई इतना काम नहीं किया। बहुत ज़रूरी है कि बेशतर आबादी चूंकि देहात में रहती है, बच्चे देखें 2.5 करोड़ बच्चे तो स्कूल नहीं जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर, तो जो जा रहे हैं उनको हम स्कूलों से फरार का रास्ता दिखा रहे हैं। तशद्दुद जो है फरार का रास्ता दिखाता है, गुरेज का रास्ता तालीम से दिखाता है। और ये तशद्दुद से फरार और गुरेज के रास्ते अगर हम दिखाएंगे तो आने वाली नस्लों ने जो 2.5 करोड़ पहले नहीं जा रहे हैं और आप अंदाज़ा लगाएं उनमें से 1-2 करोड़ का और इजाफा हो जाए, इस मुल्क का मुस्तकबिल जो पहले ही बहुत रोशन नहीं है उसमें अंधेरों के सिवा आपको क्या नजर आएगा? सही। फरजाना साहब, आप क्या समझती हैं, उस्ताद का जो एक उसकी शख्सियत है उसे रूहानी वालिदैन के तौर पे कहा जाता है, और यकीनन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ना सही देहातों में अब क्या क्राइटेरिया है टीचर्स की हायरिंग का, वो भी एक सवालिया निशान है। आपको नहीं लगता कि बच्चों से पहले इन टीचर्स को पढ़ाने की ज़रूरत है, इन्हें एजुकेट करने की ज़रूरत है, इन्हें ये बताया जाए कि कैसे पढ़ाया जाता है या कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? भाविश, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है और ये बात बिल्कुल ठीक है कि उस्ताद की ज़रूरत है। देखें, जो क्राइटेरिया है सरकारी स्कूलों में तो आपको पता है एक प्रोसेस के ज़रिए से आते हैं और वो प्रोसेस अब ग्रेजुअली बेहतर भी हो रहा है। लेकिन ये जो बात है आपने की कि क्या उसको पता तो हो, जो उस्ताद आपने पॉइंट किया है कि उसने काम क्या करना है, उसको अपनी ड्यूटी का तो पता होना चाहिए। वो ड्यूटी ये है कि आप बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेके आए, ना ये कि आप उनको पुश करें मार मार के। देखें, इस हवाले से मैं समझती हूँ जो न्यू इंडक्शंस होती हैं, जो न्यू अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उनके पहले ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा कोई तरीक़ेकार नहीं है। जो सरकारी साथीज़ा भर्ती किए जाते हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर ज्वाइनिंग पे, इदारे में जाके ज्वाइनिंग पे मिलता है और वहाँ पे वो ज्वाइनिंग दे देते हैं। जब उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग देनी होती है
तो देखें उससे पहले मैं समझती हूँ ज्वाइनिंग से पहले जिस तरह आप सुपीरियर सर्विसेज में देखें या प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज में देखें, एक ट्रेनिंग होती है, ठीक है, वो ट्रेनिंग ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग अलग है। इसी तरह से उसातिज़ा की उस ट्रेनिंग को आप छोटा कर दें, 2-3 महीनों के ऊपर मबनी कर दें, लेकिन उस ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ न्यू इंडक्शंस का नहीं। देखें जो एग्जिस्ट करते उसातिज़ा हैं, जो जिनकी पहले ज़ाहिर है जो लगे हुए हैं सर्विस में और स्पेशली रिमोट एरियाज़ के ऊपर, जिस तरह बात भी हो रही है कि शहरी इलाकों में सूरत हाल कदरे बेहतर है। शहरी इलाकों में कोई इक्का दुक्का वाक़यात तो आपको ज़ाहिर नज़र आते हैं, जिस तरह भी आपने एक क्लिप भी चलाया, लेकिन जनरली इस तरह के वाक़यात अब शहरों में नहीं होते, बड़े शहरों में कम से कम नहीं होते। तो रिमोट एरियाज़ में छुट्टियों में उनको कुछ अलाउंस देके आप ट्रेनिंग सेशंस कर लें उनके। देखें जनरली तो स्कूलों से ऑफ नहीं करवाया जा सकता उसातिज़ा को ट्रेनिंग के लिए, लेकिन 3 महीने की चूंकि छुट्टियां होती हैं पाकिस्तान में तकरीबन तमाम इलाकों में, तो उनको इस तरह ट्रेनिंग दी जाए कि कम से कम आप ट्रेनिंग में कहती हूँ बुनियादी आंसर ये रखना चाहिए कि छोटे बच्चों के ऊपर अगर किसी ने हाथ उठाया या किसी भी किस्म का डंडा या कोई चीज़ या इवन थप्पड़ भी मारा गया तो उसके ऊपर कोई ना कोई उस महकमाना कार्रवाई होगी। देखिए इस किस्म की सूरत हाल जो है ये इन इलाकों में बतानी बड़ी ज़रूरी है। फौरी तौर पे आगे से आता है, उसातिज़ा की तंजीमें भी आ जाती हैं कि महकमाना कार्रवाई इतनी छोटी बात के ऊपर। देखें ये छोटी बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की में तालीम आम हो, पाकिस्तान में अभी हमने 50% क्रॉस किया है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है श्रीलंका, वहाँ पे 100% जो है वो तालीम है। हमारे साथ जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया इवन हमसे तालीम में काफ़ी आगे है। तो अगर हम इन ममालिक को कम्पीट करना चाहते हैं, अगर हम दुनिया में ग्लोबली एक एजुकेटेड नेशन के तौर पे मूव करना चाहते हैं, तो बुनियादी तौर पे स्कूलिंग से ये प्राइमरी और मिडिल के जो उसातिज़ा हैं इनकी ट्रेनिंग हो ताकि वो बच्चों को और ये जरूरी है। तारिक मीरज़ादा साहब, जैसे कि बात हम कर रहे हैं उसातिज़ा की तरबियत की, उनकी ट्रेनिंग की, उन्हें एजुकेट करने की, पढ़ लिख लिया, एक शख्स ने मास्टर्स की डिग्री कर ली, फिर एमएड है या बीएड है, और खासकर जब आप टीचिंग में जाना चाहते हो तो एमएड बीएड करना पड़ता है या पीटीसी करनी पड़ती है। तो क्या इस निसाब में ऐसी तब्दीली या कुछ ऐसे मज़ामीन शामिल कर दिए जाएं जो कि उसातिज़ा को जिसमें ये बताया जा सके कि उन्हें कैसे एक स्टूडेंट को ट्रीट करना है, कैसे लेके चलना है, उसे कैसे बिहेव करना है? देखिए दोनों 2-3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो एक साथ करने की ज़रूरत है। मसलन निसाब में तब्दीली, जो तरबियती कोर्स गर्मियों की छुट्टियों में वो उनकी कोई माली हौसला अफजाई असातिज़ा की। तो देखिए एक बड़ा जुल्म ये होता है, मैं असातिज़ा के हक़ में एक बात कहना चाहता हूँ कि तरबियत के अंदर असातिज़ा की ख़ासतौर पर दूर दराज इलाकों के लोगों की दिलचस्पी इसलिए भी नहीं होती, छुट्टियों के वक्त होते हैं, उनको किसी किस्म के इजाफी मुआवजे नहीं दिए जाते, कोई उनकी सरपरस्ती नहीं होती, हौसला अफजाई नहीं होती। नतीजा ये है कि अगर आप उन्हें बुलाते भी हैं तो बेदिली के साथ एक शिरकत का माहौल होता है। हम लोग इस चीज़ को जानते हैं और बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सोचिए आपने निसाब में भी तब्दीली करनी है, जहन में भी तब्दीली करनी है, अमली तरबियत भी देनी है और इतने वसी पैमाने पर देनी है कि ये मामला कम से कम वक्त में हल हो सके। देखिए एक सदी का इंतज़ार करने का वक्त नहीं रहा। दुनिया अभी हमारी साथी शरीक साथी ने जिक्र किया कि दुनिया इस वक्त बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है। अगर आप वक्त की रफ्तार के साथ नहीं चलेंगे तो मेरा ख्याल है जब तक शऊर आएगा हम शायद इस मुकाबले के मैदान से खारिज हो चुके होंगे और बतौर रियासत, बतौर मुल्क और बतौर मुआशरा हमारे पास नाकामी के अलावा कुछ नहीं होगा। बहुत से मुआशरे तारीख में ऐसे गुजरे हैं जो ज़ाये हो गए हैं और वक्त की चैलेंजेस का, उनकी तहदियात का वो मुकाबला नहीं कर सके। सही। फरजाना अरशद साहब आपका समझती हैं, जैसे कि तारिक मीरज़ादा साहब ने भी बात की है कि टीचर्स को हम ऐसे इंसेंटिव्स क्या दे रहे हैं, उन्हें हम फैसिलिटेट क्या कर रहे हैं। यकीनन उनके अपने माली मसाइल हैं, उनके अपने घरेलू मसाइल हैं, फिर गाँव में, छोटे स्कूलों में, देहातों में, रिमोट एरियाज में भी देखा जाता है कि 100-150 बच्चा एक क्लास में होता है, पढ़ाने के लिए टीचर एक होता है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि टीचर ओवरबर्डन हो जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से भी, और फिर जो उनके माली और ज़ाती मसाइल हैं उसकी वजह से भी। बिल्कुल आपकी इस बात में बहुत हद तक वजन है। देखें मैं कई दफ़ा मुख्तलिफ टेलीविज़न प्रोग्राम्स में जब हम हेल्थ और एजुकेशन में बात करते हैं तो हेल्थ में भी बुनियादी एक क्वेश्चन आता है, मैं इसको रिलेट करूँगी इस बात के साथ कि एमरजेंसीज़ में सरकारी हॉस्पिटल्स में अगर आप जाएं तो डॉक्टर्स का रवैया बहुत बुरा होता है। उसकी बुनियादी वजह बर्डन है। ये जो आपने बात की है ना कि 150-150 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा है, और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि छोटे प्राइमरी रिमोट एरियाज़ में ऐसे स्कूल होते हैं कि एक ही टीचर जो है वो सारी 5वीं तक की सारी क्लासें भी पढ़ा रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन यकीनन एग्जिस्ट करती है। दूसरी बात यहाँ तक ये आपने बात की कि माली इंसेंटिव्स क्या है, तो ट्रेनिंग जो है उसमें ट्रेनिंग में बाकायदा इट शुड बी पेड ट्रेनिंग। मतलब ट्रेनिंग में जब आप छुट्टियों में टीचर्स को बुलाएं तो उनको ट्रेनिंग दें और उनको एक तहम्मुल सिखाएं। भाई एजुकेशन में उनको बताएं कि आपने लोगों को अट्रैक्ट करना है, बच्चों को अट्रैक्ट करना है, उनके पेरेंट्स को अट्रैक्ट करना है, ना कि इस तरह का कोई वाकया हो कि छुट्टी होने के ऊपर जो है वो छोटे से बच्चे को 8 साल के उस बेचारे को पता भी नहीं होगा किसी बात का, कि उसको आपने इम्पीच करना शुरू कर दिया, सामने खड़े करके पूछना शुरू कर दिया, ऑब्वियसली ही कैन नॉट आंसर। तो ये सारी की सारी सूरत हाल जो है इसमें दोनों तरफ से बात है। मतलब ये कि उस हादसा को
ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है और साथ को इंसेंटिव्स भी देने ज़रूरी हैं, लेकिन उसमें मैं कहती हूँ इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि इन ओरिएंटेशंस में कि मार कहीं नहीं, देखें मार वाली जो सीन है वो अब ऑब्सोलीट हो चुका है, वो पूरी दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप एजुकेशन में जो कि खींच खूंच के लाने की कोशिश की जाती है मुख्तलिफ तरीकों से बच्चों को, लोगों को एजुकेशन की तरफ, आप उनको पुशबैक करें। तारिक पीरज़ादा साहब, हम बात करते हैं दूसरे ममालिक की, जो छोटे ममालिक भी हैं, जैसे श्रीलंका है, हमारे साथ में ही बांग्लादेश है, उनका जो एजुकेशन रेट है, लिटरेसी रेट है, वो हमसे कहीं आगे हैं, हालांकि वो गरीब ममालिक कंसीडर होते हैं। और अगर हम डेवलप कंट्रीज की बात करते हैं तो वहाँ तालीम का बजट, वहाँ पे असातिज़ा की तनख्वाहें, असातिज़ा को जिस तरह से रिस्पेक्ट किया जाता है, जिस तरह से उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है, हमारे और जो हमारे यहाँ सलूक किया जाता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। मैं आपको एक दिलचस्प बात का जिक्र करना चाहता हूँ, बल्कि एक से ज़्यादा। ये जो बात है ना असातिज़ा तालीम पर खर्च की, ये बुनियादी तौर पर बड़ी ज़्यादती की बात है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में तालीम पर कोई बजट का 30% या 50% या 70% कभी नहीं खर्च होता। ये बड़ी छोटी छोटी परसेंटेज हैं और तालीम के लिए इतनी ही रकम की ज़रूरत होती है, 5%, 10%, इससे भी कम, लेकिन उससे तमाम मुआशरे की बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। हमारे यहाँ तो ये है कि जो तालीम के बजट हैं वो इतने कम हैं, पहली तो आबादी के तनासुब से, दूसरे मेयार जो हैं तरबियत के, असातिज़ा के, वो इतने गिरे हुए हैं, तीसरी सहूलतें बच्चे बैठे हुए हैं जो सिंध के स्कूलों को देखें जरा, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, एक और कॉन्सेप्ट है जो हमारे यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है कि हमारे यहाँ सड़कें बन जाती हैं, फ्लाईओवर्स बन जाते हैं, ब्रिजेस बन जाते हैं, और उस पे हमारे जो लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर सड़कें होंगी तो लोग तालीमी इदारों में जाएंगे। आपको नहीं लगता कि तालीमी इदारे में जाने के लिए तालीमी इदारे का होना जरूरी है? मैं इसी पर तबसरा करना चाहता हूँ। मैंने उस पर तबसरा करते हुए कई प्रोग्रामों में कहा है कि पहले तो ये है कि वो कारखाने कहाँ हैं जिनमें चीजें बनेंगी, और उन कारखानों में काम करने वाले हुनरमंद अफराद कहाँ हैं जो चीजें बनाएंगे, और वो चीजें कहाँ हैं जो उन ट्रकों में लादी जाएंगी, जो उन सड़कों पे चलेंगी। चुनांचे तमाम का ताल्लुक जो है तालीम के बुनियादी तसव्वुर से है। अगर आपने जाली असातिज़ा की, एक हजारों असातिज़ा पंजाब में जो कभी तालीम देने के लिए स्कूल ही नहीं जाते और घरों में बैठ के भर्ती किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया तारिक पीरज़ादा साहब, वक्त खत्म हो गया बदकिस्मती से, जिसपे के बहुत वक्त चाहिए है सैर हासिल बहस करने के लिए। बहुत शुक्रिया फरजाना अर्शद साहिबा। कल खबर के साथ के एक और प्रोग्राम के साथ आपके कुछ और मसाइल के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।